स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त और अब हम आज के खास एजेंडों पर करेंगे बात। और आज सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बिहार में किस तरह से चुनाव के दौरान वक्फ कानून को लेकर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो इसको हटा देंगे, इसको फाड़ कर फेंक देंगे। तो क्या ये भ्रम की सियासत है? इस पर आज सबसे पहले हम खास चर्चा करेंगे और इसके बाद बात करेंगे कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान करने वाला है कुछ ही देर में कि क्या देश भर में जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको यानी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का अभियान चुनाव आयोग शुरू करने वाला है। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर रार। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कह रही है कि 45%, करीब करीब आधा ही मान लीजिए, उन लोगों के वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम हैं जिनका 2002 के एसआईआर से कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है, यानी ये सब बाद में जोड़े गए हैं। और क्या इनमें से ज्यादातर अवैध घुसपैठिए हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के अनुसार आगामी 1 नवंबर से कई राज्यों में शुरू हो सकती है मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का किया उद्घाटन। कहा, विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर भारत एक उभरती हुई शक्ति। शिप बिल्डिंग उद्योग में भारत टॉप के 5 देशों में होगा शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर की जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश। जस्टिस गवई का 23 नवंबर को पूरा हो रहा है कार्यकाल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर रार के बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 45% आबादी का 2002 के एसआईआर से नहीं मिल रहा कोई लिंक। तो सवाल उठ रहा है कि क्या पिछले कई सालों में भारी संख्या में बाहर से आए लोगों को जोड़ दिया गया वोटर लिस्ट में। और आस्था और परंपरा के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन व्रती लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर करेंगे सुख समृद्धि की कामना। इस वक्त की हेडलाइंस थी। इसके बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज सबसे पहले खास चर्चा करने वाले हैं कि बिहार चुनाव में अब वक्फ वाला प्रपंच जो है वो जोर मार रहा है। दरअसल चुनावी फिजा में बिहार में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। तो बिहार के सीमांचल इलाके में मुस्लिम मतदाताओं के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव को इन इलाके में वक्फ कानून का विरोध सबसे माकूल मुद्दा लगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिला तो वक्फ बोर्ड वाला कानून फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। जाहिर है कि संसद के बनाए कानून को फाड़ने का दम भरने वाले तेजस्वी को सीमांचल में दरअसल मुस्लिम समुदाय के वोट खिसकने का डर सता रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी ने इन सभी सीटों पर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो जाहिर है कि तेजस्वी वक्फ को मुद्दा बना रहे हैं, जिससे गरीब मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड की मची लूट और जमीन कब्जा का विरोध तो खुद लालू यादव लोकसभा के अंदर भी कर चुके हैं और भू माफिया पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून की मांग भी उन्होंने की थी। लेकिन तेजस्वी यादव मुतवल्लियों के वक्फ की पैरवी आम मुसलमानों का मुद्दा बना रहे हैं। 2009 के वक्फ बाय यूजर्स क्लॉज को लगाकर वक्फ ने बिहार के कई इलाके में बड़ी तादाद में किसानों की जमीन हड़पी है। दर्जनों केस वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन भी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को इन अवैध कब्जे से कोई लेना देना नहीं। घोषणाओं का आलम तो यह है कि महागठबंधन अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वेलफेयर स्कीम का ऐलान कर चुका है। कल महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र में कुछ और भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। जहां वोट वहां पैसा, समग्र विकास का मॉडल इस दौर में लगता है पीछे रह गया। माई बहन योजना से लेकर जीविका दीदी योजना एक मुश्त वोट की गारंटी दे रहा है क्या? तो युवा से लेकर पंचायत प्रतिनिधि, हर वो ग्रुप जो वोट की गारंटी दे रहा है वहां पुरस्कार है। लेकिन इसकी चिंता बेमानी लगती है। 3 लाख करोड़ रुपए बजट वाले बिहार में लाखों करोड़ रुपए का इंतजाम होगा कहां से? और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि अगर ऐसा है तो पिछले 2 महीने से बिहार चुनाव से राहुल गांधी क्यों नदारद है? अब तक चुनाव प्रचार में नजर क्यों नहीं आ रहे? राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में नहीं उतरने को पार्टी एक स्ट्रैटेजी बता रही है। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि 40 स्टार प्रचारकों में सिर्फ अशोक गहलोत ही बिहार में क्यों दिख रहे हैं?
पहले चरण के चुनाव का महज एक हफ्ता रह गया, लेकिन प्रचार को लेकर बड़े नेता अभी तक उदासीन ही हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में खुद पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार सभाएं कर रहे हैं। पार्टी के आला लीडर और अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बिहार में जनसंपर्क लगातार जारी रखे हुए हैं। लेकिन क्या महागठबंधन किसी शुभ मुहूर्त के इंतजार में है क्या? तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से प्रचार है, लेकिन महागठबंधन में अभी कहीं ना कहीं सुस्ती है। एनडीए इस मामले में लगातार धुआंधार प्रचार कर रहा है, चाहे बीजेपी के नेता हों, जेडीयू के नेता हों, यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि अस्वस्थ हैं, लेकिन लगातार सभाएं कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव, उन्होंने पटना में जमीन घोटाले पर सख्त कानून की मांग करते हुए कहा था कि सबने लूट खसोट कर ली, अब सख्त कानून जरूरी है। लोकसभा के अंदर बोला था। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं, संशोधन आपका। तो आपने लालू यादव का वो बयान सुना जो उन्होंने लोकसभा के अंदर दिया था। तो शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जनता गुमराह नहीं होगी, आरजेडी को ही सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि ये पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट की इस पे मोहर है, इसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन उस बयान से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि बिहार की जनता ही इस बार राष्ट्रीय जनता दल को 25 साल के लिए सत्ता से दूर कर देगी और कूड़ेदान में डाल देगी। वहीं बिहार चुनाव में एक और खिलाड़ी प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में असली मुकाबला एनडीए और जनसुराज के बीच है। भाई ऐसा है, महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। तो प्रशांत किशोर तो महागठबंधन को मुकाबले में ही नहीं मान रहे हैं। लेकिन क्या कुछ चल रहा है प्रचार में, और ये जो वक्फ वाला तुर्रा है, ये अपने आप में प्रपंच नहीं है क्या? कोई राज्य में अगर सत्ता में आ भी जाए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो वक्फ कानून आप फाड़ देंगे। ये तो बिल्कुल भ्रम में, और जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक गलत प्रचार करने वाली बात है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंतल कृष्णा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कुंतल कृष्णा जी। बाद में जुड़ेंगे कुंतल कृष्णा जी, अभी संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। साथ में हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार भी दिखाई पड़ रहे हैं, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं। मैं पहले धीरज के पास चलता हूँ। धीरज, जरा ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि मैं सत्ता में आऊँगा तो वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक दूंगा। ममता बनर्जी भी ऐसा कभी कहा करती थी कि वो सीए नहीं लागू होने देंगे, वक्फ लागू नहीं होने देंगे। बाद में कहा दिल्ली में सत्ता में लाइए ना, तब कुछ कर पाएंगे। ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्या दबाव महसूस कर रहे हैं क्या सीमांचल में? क्योंकि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने खास तौर पर अल्पसंख्यक वोटों पर अपना दबाव बनाया है, वही दबाव इनके बयान में दिखाई पड़ रहा है, तेजस्वी यादव के बयान में। धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। एक शेर है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बिल्कुल। और बिहार की राजनीति में ऐसा देखा जा रहा है कि गुमराह करने की जो स्थिति है वो बनी हुई है, और तेजस्वी यादव
को डर सता रहा है कि सीमांचल में जो 24 सीटों का जो खेल है उस खेल को ओवैसी कहीं बिगाड़ ना दे पिछले विधानसभा चुनाव की तरह, इसलिए वो वक्फ बोर्ड के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि जबकि हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का जो बिल बना हुआ है उसको हम फाड़ देंगे। जबकि तेजस्वी यादव को जनता को ये जरूर बताना चाहिए था कि पार्लियामेंट के लिए ये फैसले विधानसभा में तय नहीं होते हैं और ना ही विधानसभा में उस पर फैसले लिए जाते हैं। जो फैसले पार्लियामेंट में लिए गए हैं, पहली बात ये। और जहां तक गुमराह करने की बात है तो गुमराह करने की जो संस्कृति बिहार में महागठबंधन की तरफ से चली है उसका एक और लबोलुआब जो देखने को मिला कि तेजस्वी यादव ने 5 फैसले ले लिए बिहार की जनता के लिए। पीडीएस प्रणाली के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं उनका मानदेय बढ़ेगा, जो आपके ये कचहरी में जो ग्राम कचहरी से जुड़े हुए लोग हैं उनका मानदेय बढ़ेगा। और इस पर एक बड़ा हमला जीतन राम मांझी की तरफ से हुआ है और जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि ये गुमराह करने की राजनीति को तेजस्वी यादव को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने बिहार की जनता को सारे परिवार को एक एक नौकरी देकर जो गुमराह करने का काम किया वो गुमराह करने का काम अब आज नहीं चलेगा, क्योंकि नौकरी देने के मामले में आप एक्सपोज हो चुके हैं। तो अब वक्फ बिल के मामले में जो आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश करना आप बंद कर दें। और जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त, सबसे बड़ी खबर है कि जो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावत के सुर तेज प्रताप यादव ने उठाना शुरू कर दिया है। और आज उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि तेजस्वी यादव ये बताना छोड़ दे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बिहार की जनता तय करेगी। तो गुमराह करने की स्थिति, बगावत घर से बखबोल पे गुमराह करने की स्थिति, ये लगता है कि महागठबंधन की एक चाल हो गई है। बिल्कुल, आपने तेजस्वी यादव पर एक और नए दबाव का जिक्र कर दिया, किस तरह तेज प्रताप यादव उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास विनोद जी। जिस तरह से ये वक्फ कानून पे वो कह रहे हैं कि आऊँगा तो फाड़ कर फेंक दूंगा, ये क्या मतलब? कहीं ना कहीं ऐसा है कि पहले जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इनको चिट्ठी लिखते रहे कि हमें शामिल कर लीजिए महागठबंधन में, इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई भाव नहीं दिया, बाद में उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो क्या अब तेजस्वी यादव इतना दबाव महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं कि आऊँगा तो वक्फ कानून फाड़ कर फेंक दूंगा? मुझे लगता है कि लाल जी कि चुनाव के का जो अभी चल रहा है बयानबाजी के सिलसिला में, वो जिस जगह पे बोले हैं उस जगह को भी अगर आप हम देखें कि वो कटिहार का इलाका है, और कटिहार के इलाके में आप देखिए कि सीमांचल से सटे हुए जहां उनको लग रहा है कि अभी आपके मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके बीच में क्या मुद्दा उनके पास होगा, क्योंकि ओवैसी ने एक तरह से इनको एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज ये डिप्टी सीएम के नाम पे जो मुकेश सहनी के साथ में ये समझौता किया, तो वो लगभग आप सीमांचल में देखिए कि हर छोटे बड़े जो मुस्लिम वहाँ के नेता हैं लोकल, सबके इसमें ये सोशल मीडिया पे यही आ रहा है कि जो 18% है वो दरी बिछावन का काम करेगा और जो 1-2% का है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये बैकफुट पे तो है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से भी कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। अब ये है, ये दबाव जब ओवैसी का है तो ये बात तो वो कह रहे हैं, लेकिन शायद वो वक्फ के बारे में जानते नहीं है, या मुझे लगता है कि कानून की समझ भी उनको उतनी नहीं है। क्योंकि अगर सेंट्रल आप ये देखें कि पार्लियामेंट से जो कोई कानून है और वो कानून बना हुआ लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ कानून, प्रेसिडेंट की मुहर लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई भी उस पर रोक नहीं लगाई है, तो आप ऐसे एक चीफ मिनिस्टर बन भी जाएं तो भी अगर आप ये भारत के स्तर पे बना हुआ ये वक्फ का कानून है उसका आप क्या बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो रही बात कि आप जिस बात को पैरवी कर रहे हैं वो आपकी नासमझी है। हो सकता है कि आप भीड़ को थोड़ा क्राउड चीयरिंग, हाँ क्राउड चीयरिंग आप कर लें, क्योंकि आपके नेता ने एक जो कारी साहब हैं उनके लेफ्टिनेंट हैं, उन्होंने ये बात चलाई तो वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप वक्फ को जानते होंगे तो फिर आप इसमें सिर्फ मुतवल्लियों की पैरवी कर रहे हैं जी। ये वक्फ जो पटना का है पिछले 35 साल से, तेजस्वी यादव पता कर ले, पटना के बिहार के वक्फ बोर्ड में जो नेता आज तक बदला नहीं गया, जो मुतवल्ली हैं उन्हीं के खानदान के लोग लगातार होते रहे, जिन पे सैकड़ों केस है, हाई कोर्ट से लेकर नीचे तक केस है उन मुतवल्लियों पे, जो लालू यादव इस बात को पार्लियामेंट में लोकसभा में उठा रहे थे कि डाक बंगला के इलाके में जितनी बड़ी बड़ी मकानें बनी हैं, इमारतें बनी हैं, सब वक्फ की जमीनें थी जिसको मुतवल्लियों ने बेच दिया। बिल्कुल।
तो लालू यादव की बात सही लोग माने या इनकी बात सही माने, जी। ये तो दोनों तय करें। लेकिन जी। त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, इसलिए वक्त से त्रिपाठी जी को बहुत नहीं, ज्यादा इसमें त्रिपाठी मिलने जी- वाला नहीं त्रिपाठी जी है। अगर लेकिन कहें- मैं उनको पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी कहाँ है? हाँ, त्रिपाठी जी अगर ये बात जो कहें, बात अभी प्रशांत किशोर कह रहे थे उस पे आप गौर कीजिए कि जी। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि महागठबंधन लड़ाई में नहीं है, बिल्कुल और राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं। जी। आप सोचिए कि जहां इलेक्शन फर्स्ट फेज का इलेक्शन एक हफ्ते के बाद होना है, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई है, जी। राहुल गांधी कब पदार्पण करेंगे उस बिहार में, इसका कोई अता पता नहीं है। कल महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ठीक है। साझा घोषणा पत्र रखने जा रहा है। ठीक तो है। क्या महागठबंधन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी दिखेंगे? ये संदीप त्रिपाठी जी बताएं। संदीप जी, बड़ा सवाल कि राहुल गांधी कहाँ गायब हैं, दिख क्यों नहीं रहे हैं, क्या दिखेंगे? और दूसरी बात ये भी तेजस्वी कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। वो तो चलिए, अगर हुआ भी तो बिहार के लेवल पर वो आएंगे। आप तेजस्वी जी के इस बयान को समर्थन दे रहे हैं? अब देखिए सर, किसी के आने जाने और न रहने का मसला अब इसी पैनल में देख लीजिए। हाँ। कि भाजपा का आज प्रवक्ता डर के मारे भग गया सर। अच्छा, डर के मारे? मुझे बिहार में लगता- छठ भी आने है की हिम्मत नहीं हो रही सर। त्रिपाठी जी, बिहार में छठ लेकिन भी है। अरे संदीप बिहार जी, में छठ है सर, बिहार से आप भी हैं, त्रिपाठी लालजी जी, भी हैं। त्रिपाठी जी, अगर बैठे हैं तो आपसे तो प्रवक्ता भी भाजपा बैठ के सकते हैं, प्रवक्ता बैठ भी रोज रहे हैं। आकर के बहस करते हैं। नहीं सर, वो डर रहे हैं कि कैसे अच्छा। क्या मुद्दा। अब बताइए, देश का हमारा त्रिपाठी जी, उनको प्रधानमंत्री छठ पे जाना था, वो इसलिए चले गए। सर अब हमारे देश का प्रधानमंत्री भी नकली यमुना में पता चल रहा है कि कल छठ मैया का पहली बार पर्व मनाएगा। आप मुद्दे पे आइए ना। आज क्या बीजेपी कह- प्रवक्ता नहीं आए तो त्रिपाठी जी को बोलने का मौका सर, मिल गया। बोलिए त्रिपाठी। अब सर बात है नहीं, अभी बात आई कि आने जाने ना जी रहने जी जी, ठीक है। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ यही है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जो है कल पहली उनकी रैली हुई आचार संहिता लगने के बाद, तो क्या वो अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, इस वजह से नहीं आ रहे थे? ऐसा नहीं होता सर राजनीति। हर एक पार्टी की एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत सारे काम अच्छा, होते ये हैं। भी स्ट्रेटेजी आप है बिहार नहीं जाना? नहीं क्यों नहीं है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। हमको जब लगेगा हमारे साझा रैली का प्रोग्राम है और 29 तारीख जहां तक मुझे जानकारी है, अच्छा, 29 से प्रोग्राम स्टार्ट है। संदीप जी, एक सेंटेंस बोलता हूं। अभी आपने जो कहा उसी चीज को आपसे जोड़ देता हूं। आपने कहा बीजेपी के प्रवक्ता आज डर के मारे नहीं आए। यही बात आप राहुल जी के लिए कहेंगे कि डर के मारे बिहार नहीं जा रहे प्रचार में क्या? अगर आप नहीं, ही की ये बात उल्टा- को मैं कहूं नहीं, यही मैंने उल्टा इसीलिए कहा था कि जब बात आई तो राहुल जी के उस पे पोस्ट में मैंने कहा था हाँ। कि अगर आप राहुल जी को ये कह रहे हैं तो क्या ये आप मानेंगे क्या? अच्छा, मतलब या ठीक तो फिर है। आप मान रहे हैं कि आज डर के मारे बीजेपी भाग गए। प्रवक्ता है नहीं, इसलिए वो कौन जवाब हाँ, देगा तो इसका? यही होता सर, होता यही है। जी। फिर एक चीज कह रहे हैं कि आज बिहार का चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है और इतनी मजबूती से लड़ रही है कि आप देखिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर है चिराग पासवान जी, हाँ। उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, किराए पर आदमी लाना पड़ रहा है, उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे। अच्छा, एक कैबिनेट मिनिस्टर की बात बता रहा हूँ। हाँ। गिरिराज सिंह को भाषण देने से भाजपा ने मना कर दिया कि अपना मुंह बंद रखो, ये झटका मीट वाले यहाँ पर मुंह नहीं खोलेंगे। आपने बहुत भसड़ मचा रखी है, बहुत जो है हिंदू मुस्लिम कर रखा है, ये नहीं चलेगा। फिर मोदी जी पहुंच गए एक मुस्लिम कार्यक्रम में, वो रोटी बेलने। अभी आपने देखा होगा सर, राहुल जी ने इमरती बनाई तो वो रोटी बेलने पहुंच गए, और कहां पर? मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में। हाँ। मतलब चाहिए मुस्लिम का वोट आपको। हाँ। लेकिन अभी वक्त की बात हो रही थी, वक्त पे सर कम से कम 50 डिबेट तो मैंने आपके चैनल पर की होगी, बहुत बार किया कम से कम। हाँ। और सर अभी विनोद जी ने बहुत होशियारी से भी कहा कि कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कहाँ लोग रोक लगा रहे बिल्कुल, हैं? उम्मीद बिल्कुल सर, पोर्टल, ये- उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी है संदीप जी। सर रजिस्ट्रेशन जारी मैं है। इनको क्लियर कर देता हूँ कुछ चीजें। सर उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा, आप रजिस्ट्रेशन करते रहिए। जब स्टेटस चेंज नहीं होना है तो आप रजिस्ट्रेशन, सरकार है, आप कुछ भी करिए। कोर्ट ने अभी यही कहा है कि आप कोई भी स्टेटस चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मतलब है रोक लगी है। तीसरी चीज, फिर एक बात कहेंगे कि अगर जो है वो अभी एक हम जो उन्होंने हाथ जोड़कर सीट मांगी, फिर भी उनको बेचारे को 9 ही मिली, 9 या 8 मिली, जो भी मतलब हाथ पैर जोड़ा, मोदी जी के जाके पैर पकड़ लिया, लटक गए
हाँ, मांझी जी एक पूर्व मुख्यमंत्री है सर। एनडीए के मतलब सहयोगियों पर एक एक करके आप हमला कर रहे हैं। चिराग पासवान, मैं ये कह रहा हूं कि ये समय है सर। वक्फ कानून को आप भी कूड़ेदान में फेंकने में सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? वक्फ नहीं सर, संशोधन। कूड़ेदान सर हमने बिल्कुल पहले हम विरोध करने शुरुआत करने वाले लोग हैं अच्छा, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लड़ाई की शुरुआत हमने की। ठीक है, हम यानी आप कोर्ट में तेजस्वी गए। जी के साथ हैं अब इस मामले में। नहीं, तेजस्वी जी हमारे साथ है। अच्छा, अब देखिए, ठीक आप है। वो- तेजस्वी हाँ, जी तेजस्वी जी हमारे बुरा साथ। मान जाएंगे क्योंकि लाल जी, ड्राइविंग नहीं, सीट आप उनको लाल जी, चाहिए लाल होता जी, है। मैं सवाल दे रहा आ रहा हूं हूँ विनोद त्रिपाठी जी, जी। नहीं, एक आ रहा हूं, एक मिनट, आपका आ हमारे रहा पास हूं। समय आज मेरी कम बात है, पूरी सुनिए हो ना, जाए। मेरे हमारे पास आज समय कम है। मैं त्रिपाठी जी सिर्फ आपसे आग्रह करूंगा, आप जब बात करते हैं तो सीधे प्राइम मिनिस्टर से तो कम बात करते नहीं है, एकदम लेके आते हैं सबसे बड़ा। मैं आपको बस छोटी चीजें आपको दिखा रहा हूं। आपके स्टार प्रचारक में 40 लोगों के नाम हैं, ठीक। 40 और सिर्फ एक अशोक गहलोत को छोड़ के आप कोई एक बंदे का नाम दे दीजिए इसमें से जो नेता आपके बिहार में है। वो कह रहे हैं स्ट्रेटजी है हमारी। अब सुनिए तो फिर 40 प्रचारक नहीं, का नहीं, 40 मैं बता स्टार रहा हूं। प्रचारक का नाम आप ऐलान करते नहीं। मैं दूसरी बता बात रहा दूसरी हूं। बात बोल कर रहा रहा हूं। देखिए, मैं इस बात से अब सुनिए, परहेज करता हूं। नाम, सुनिए सर, नाम। हम देखिए त्रिपाठी जी, हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, आप थोड़े सा करेक्ट इंफॉर्मेशन डालें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप फिर तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेटस चेंज नहीं किया है। आपको अगर थोड़ा सा आप वेरीफाई कर लें, सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बाय यूजर्स था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जो इस कानून का सबसे बड़ा पक्ष है। जी। सुप्रीम कोर्ट का अमेंडमेंट सिर्फ 2-3 चीजों पे है। जो मैनेजमेंट कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का है। उसमें 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, माइनॉरिटी के लोग होंगे, वो हिंदू भी होंगे या मेजोरिटी के लोग हो सकते हैं, एक होंगे, नहीं मिले तो इसमें इसकी व्यवस्था होगी। ये एक सुझाव सुप्रीम कोर्ट का है और आप उसको स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि वो बिल्कुल, भी factually सही बात रखी, सही बात। संसद से पारित कानून है। ठीक है। ये कानून इतना आसान नहीं होता कि आप आपके सर, आप जवाब लीजिए, हाँ, जवाब ले लीजिए। दीजिए, जवाब। बताइए, बताइए। सवाल आपका बड़ा हो रहा है सर। दीजिए। 2 चीजें। पहली बात तो ये पहले भी कानून जो था वो उसमें ये छूट थी। वो कानून 2 तरीके से संसद बनाता है। एक केंद्र के स्तर पर चलता है और एक ये होता है कि राज्यों को, जिस भी राज्य को अगर आवश्यकता है तो अपने अनुसार वो लागू कर दे। और ये कानून पहले भी इसी तरीके का था कि राज्यों पर डिपेंड करता था और ये आज भी उसी पर है। विनोद जी, इतनी छोटी सी जानकारी तो आपको होगी प्रभु, लेकिन अगर आप इस तरीके की बात करते हैं तो फिर अब मुझे भी हंसी आ जाती है। इतना विद्वान व्यक्ति इस तरीके की बात करे। क्या मतलब आपको इन्होंने जो बात कही वो तो फैक्चुअल कही, सुप्रीम कोर्ट ने वही सब कहा है। राज्य के पास अधिकार है सर, राज्य के पास अधिकार है कि वो लागू करे या ना करे। तो तेजस्वी जी करेक्ट कर रहे हैं। अब रही बात संसद में बने हुए कानून, हमने बताया कि अब 2 मुझे तरीके आप के फिर कानून फैक्ट्स होते हैं। रखने के लिए मजबूर नहीं। कर रहे हैं। फैक्ट की बात कर रहा हूं सर। आप राज्य फिर का गलत कह रहे कानून हैं। जहां केंद्र के नहीं, कानून गलत से कह रहा हूं, कंट्राडिक्ट आप करेगा बिल्कुल वहां सही कह रहे केंद्र हैं। का कानून लागू होगा। लाल जी, एक मिनट। भारतीय संविधान ये कहता है कि अगर राज्य और केंद्र दोनों एक मामले पर कानून बनाएंगे तो वहां पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा। मैं आपको एक केस देता हूं। अब 2 मिनट सुन लीजिए मेरी अब भी बात। केरल हाई बहुत कोर्ट अच्छा ने, सुनिए ना त्रिपाठी जी, साहब, सुन तो रिक्वेस्ट लीजिए, विनोद आप जी, विनोद फेक जी। मत बोलिए। विनोद जी, मुझे अब भी पता है कि केरल भाषा का हाई टोटका कोर्ट नहीं ने है। मुनंबम मामले में एक फैसला दिया मेरी है। रिक्वेस्ट जिसमें है, सुनिए तो मेरी सही। बात आ जाए। आप वो फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड कानून के हिसाब से जी। जो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि माननीय हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। और वो कोर्ट ने, आप आज देखिए कि वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के जुडिशियल जो कमीशन थी उसने जो जांच की थी उसको वो एक तरह से सही मान करके आदेश दिया है। तब दे दिया है जब इसमें नए वक्फ कानून में उसको अधिकार मिले हैं। तो थोड़ा सा इस बात को जानिए ना कि भाई ये वो कानून पूरे देश में प्रैक्टिस में होता है, कोई स्टेट के और इसका लेवल का नहीं होता है। बोर्ड के मैनेजमेंट में स्टेट का ये होता है। कानून के आपका 2009-2013 अमेंडमेंट से चल रहा था। संदीप जी, आगे आप वक्त पे आप आगे आइए ना। बोलिए। मैं सीधे कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जो ये उपेक्षा है वो सीधे राहुल गांधी की उपेक्षा को क्या महागठबंधन ने एक तरह से उनको एक किनारा किया है या राहुल गांधी को लग रहा है कि बिहार की स्थिति क्या है उनको पता है? जवाब लेंगे मालिक। 2 सवाल आपके। यही आपने तो कहा 40 स्टार प्रचारकों में से एक नाम गहलोत के अलावा आप बता दीजिए तो मैं मान जाऊं। या तो आपने उस लिस्ट को नहीं पढ़ा। मैं आपको पूरा देखा, इसीलिए तो वो सवाल उठा रहे हैं। हम तो खुद ही कह रहे हैं सिर्फ गहलोत जी वहां जा रहे हैं। हमारी रिपोर्ट खुद ही कह रही है कि सिर्फ गहलोत जी वहां जा रहे हैं।
मुझे याद है सर, मैं आपको कहूं तो मैं आपको गिना दूं। अरे कृष्णा अल्लाह और क्या है स्टार प्रचारक भाई साहब, तो वो तो प्रभारी है, वही है। अजय राज स्टार प्रचारक है कि नहीं है? अरे तो वो तो वही है। ठीक है, चलिए ठीक है, बात कर रहे हैं? मैं लौटता हूँ, थोड़ा सा मुझे धीरज के पास जाना, धीरज के पास। सर मेरी बात पूरी हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। धीरज ये बताइए कि क्या ऐसा लगता है, आपने तेजस्वी यादव के एक मुश्किल का जिक्र किया था, मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो तेजस्वी के ऊपर दबाव बना है, वहां जाकर कह रहे हैं वक्फ कानून फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने जो अपने आप को डिप्टी सीएम डिक्लेयर करवा लिया, उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, उससे तेजस्वी यादव के ऊपर यह दबाव बना कि आप उनको सिर्फ दरी बिछाने वाला समझते हैं क्या, इसीलिए इस तरह के ऐलान कर रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, बिल्कुल सही कहा, और पूरे जो गेस्ट थे उनकी भी बात मैंने सुनी और आपकी भी बात सुनी और विनोद सर की भी बात सुनी। दरअसल सबसे बड़ा मसला यह है कि राहुल गांधी बिहार के चुनाव से इसलिए नदारद हैं क्योंकि जब बिहार में एकजुटता की बात आई तो राहुल गांधी को अशोक गहलोत को आगे करना पड़ा और आनन फानन में ये फैसले लिए गए कि आप किसी तरीके से जाके घोषणा कर दें कि महागठबंधन एकजुट है। सच्चाई ये है कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। और आपने अभी साझा कार्यक्रम की बात की, विनोद सर ने साझा कार्यक्रम की बात कर दी, तो आप ये जान लें कि जबकि महागठबंधन का साझा कार्यक्रम है तो इसमें लेफ्ट पार्टियों ने अपना कार्यक्रम अलग से क्यों तय कर दिया? साझा कार्यक्रम, और ये भी कि पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी क्यों थे? पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी क्यों थे? सही बात। तो साझा कार्यक्रम का जो संदीप जी एक लाइन का जवाब दीजिए। कार्यक्रम हर जगह से हटा दिया, साझा पोस्टर से हटा दिया, फिर कार्यक्रम से भी हटा दिया। बताइए संदीप जी। नहीं, दो बातें। और साझा कार्यक्रम का धीरज जी मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ दीजिए। इसलिए वैसे भी मैं बोल नहीं पाया हूँ। दो चीजें मैंने, पहली बात तो स्टार प्रचारकों में बता दिया, कम से कम 5 नाम की वो वहां पर है। पहली चीज क्लियर कर ले दर्शक। राहुल जी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं है। सर आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे सर। अभी स्टार प्रचारक में सिर्फ क्या राहुल गांधी वही है क्या? ठीक है। अब प्रियंका गांधी वहां पर गई थी। प्रियंका गांधी ने हम कुछ हमारी घोषणाएं थी, हमने इंडिविजुअली, चलिए जल्दी से पूरी कीजिए। जबकि वो सर, जबकि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनी थी, लेकिन हमने घोषणा अकेले की। तो जो भी घोषणाएं हो रही हैं, हमारी मीटिंग कोई आज से नहीं, अप्रैल से लगातार मीटिंग के दौर में है। ठीक है, फिलहाल आपकी स्ट्रेटजी मान लेते हैं, आपकी स्ट्रेटजी फिलहाल मान लेता हूँ, है ना? चलिए, आज बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए, आपकी स्ट्रेटजी फिलहाल मान लेते हैं। देखते हैं कब तक आप जो है अपने बड़े बड़े स्टार को प्रचार में नहीं उतारते हैं अपनी स्ट्रेटजी के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, धीरज आपका भी शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज की एक बड़ी खबर पर बात करेंगे। आज चुनाव आयोग पूरे देश में SIR का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर सकता है कुछ ही देर में। इसी पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण अभियान की, यानी SIR की। तकरीबन 20 साल के बाद चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR कराने जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग पहले चरण के तारीखों का ऐलान कर सकता है कुछ ही देर में। बताया यह भी जा रहा है कि पहले चरण में 10 से लेकर 15 राज्यों में वोटर लिस्ट का रिवीजन हो सकता है। जाहिर है कि साल 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसी की तैयारी के मद्देनजर यह बड़ा अभियान होगा। असम है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, पश्चिम बंगाल है, केरल भी शायद है, अगले साल चुनाव वहां भी होने। तो जाहिर है कि विभिन्न सियासी दलों से अलग अलग आवाजें भी उठने लगी हैं SIR के खिलाफ। चुनाव आयोग सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात के बाद ही SIR की रूपरेखा आज सार्वजनिक करने जा रहा है। राजनीतिक दल SIR को लेकर अलग अलग राय रखते हों, लेकिन यह तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, जिसमें वोटर लिस्ट समय समय पर अपडेट की जाती रही है। वर्षों से मतदाताओं की सूची में मृतक व्यक्तियों के नाम भी जारी रहते हैं, तो 18 वर्ष के ऊपर के नए मतदाता सूची में नहीं आ पाते हैं। बिहार SIR आज के दिनों में सबसे बड़ा उदाहरण भी है। एक भी जायज मतदाता इस लिस्ट से नहीं छूटा।
इसकी व्यवस्था की गई। बड़ी तादाद में नाम हटाए गए, लेकिन इसकी शिकायत सिर्फ राजनीतिक दलों के एजेंडे तक ही सीमित रही। चुनाव आयोग का दावा है कि वो हर शिकायत पर गौर करके किसी भी नागरिक को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं होने देगा जो वास्तव में सही भारतीय नागरिक हैं। लेकिन एसआईआर का विरोध भी हो रहा है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिया और कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, अगर सरकार के पक्ष में काम करेगा तो विपक्ष उसका प्रतिकार करेगा। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से देश में चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। किसी के पक्ष में चुनाव आयोग अगर सरकार के पक्ष में काम करता हुआ नजर आएगा तो इसका प्रतिकार विपक्ष करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का ये स्वागत योग्य निर्णय है। एसआईआर ने बिहार में शानदार काम किया। एक मैराथन प्रक्रिया के बाद अब मतदाता सूची में विपक्ष ने जितना भी कोहराम पहले मचाया हो, लेकिन आखिरी मतदाता सूची पर बोलती सबकी बंद थी। पूरे देश में एसआईआर कराया जाना चाहिए और उद्देश्य बिल्कुल साफ है। कोई भी अवैध मतदाता इस सूची में शामिल नहीं हो, वैध मतदाता का नाम नहीं छूटे, और बखूबी एसआईआर ने इसे अंजाम दिया है। और इसी पर जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने कहा कि तानाशाही सरकार संवैधानिक एजेंसियों के जरिए जनभावनाओं के खिलाफ फैसले को थोप रही है। देखिए, इस तानाशाही सरकार अपने संवैधानिक एजेंसियों के बदौलत या उनके मार्फत ऐसे फैसले लागू कर रही है जो जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है, उनके विरुद्ध है। हम तो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पर विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये तानाशाही सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर की घोषणा होती है तो जो इनके मंसूबे हैं कि एंटी बीजेपी वोटर्स के नाम को बड़ी संख्या में डिलीट किया जाए या उनको इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए, वो मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। तो राजनीतिक दल अपने हिसाब से विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ मांगा जाता है ठोस कि बताइए सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी चुनाव आयोग के पास, तो कुछ दे नहीं पाते हैं। बहरहाल आज चुनाव आयोग इसका ऐलान करने वाला है पूरे देश के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर बात करने के लिए। विनोद जी, कितने अप्स एंड डाउन्स, कितने ऊंच नीच हमने देखे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहां से हरी झंडी मिली, आज फाइनली चुनाव आयोग इसका पूरे देश के लिए ऐलान करने जा रहा है। इसको एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बात कहेंगे क्योंकि बिहार में सफलतापूर्वक हो गया। लाल जी, अगर हम आम लोगों की भाषा में कहें और आम लोगों के शब्दों में कहें तो एक सवाल तो मेरे मन में भी है कि क्या ये देश है या धर्मशाला। हाँ, अगर ये देश है तो देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, और वो देश के नागरिक कौन है ये चुनाव आयोग को लिस्ट बनाना है। इसी को शुद्धिकरण कहते हैं। अगर जो लोग मानते हैं धर्मशाला है कि जो आया गया राम, जो भी आ रहा है वो सारे लोग उस सूची में रहते रहेंगे, सालों साल उसके चलता रहेगा इस तरह से सूची पर, और फिर यही लोग जो है इस सूची पे सवाल उठाएंगे जी, तो फिर तो चुनाव आयोग के लिए एक एसआईआर एक बाध्यता है। ये 20 साल के बाद पूरे देश में इस तरह के जो अभियान है, जो एसआईआर का जो सघन पुनरीक्षण आप कहते हैं कि वो एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, उससे ज्यादा कम कुछ नहीं है। लेकिन जब से बिहार के ये एसआईआर को लेके इस पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने तरीके से इसकी शुरू की, आवाजें उड़ाने शुरू की, सुप्रीम कोर्ट तक आए, पार्लियामेंट से लेकर सड़क से संसद तक हंगामा किया, तो वो एक तरह से लोगों में भय पैदा किया जी। तो आज आपके सामने में बिहार एक मॉडल है कि आपका बिहार के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद यह इलेक्शन कमीशन, यही इलेक्शन कमीशन आपको चैलेंज दे रहा है कि कितने लोग शिकायत लेके आए हैं, कितने पॉलिटिकल पार्टियां के कटे हुए नाम जो 43-44 लाख हटाए गए हैं, उनकी एक सूची लेके आए हैं कि ये इतने जायज लोग थे जिनकी सूची में नाम हटाए गए जी। अगर वो नहीं है उनके पास तो क्या 22 लाख इतने मतदाता जो कि मृतक हैं पिछले 20-22 वर्षों में, उनको उसमें से हटाया गया है? क्या वो लोग जो अपने स्थान बदल चुके हैं उनको हटाया गया है?
क्या उसमें जो 4 लाख से ज्यादा जो नए वोटर्स जुड़े हैं, क्या यह प्रक्रिया करना ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं था? बिल्कुल। तो आज आप जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, वो बिहार के एसआईआर जो है वो एक पुख्ता किया है कि एसआईआर का काम करवाना सुप्रीम कोर्ट का एक संवैधानिक अधिकार है और अब चुनाव आयोग का अधिकार है। और वो आज जो ये ऐलान होने जा रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अभी थोड़ी देर बाद विज्ञान भवन में, मुझे लगता है कि एक बड़ा आप कह सकते हैं कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का एक बहुत बड़ा अभियान होने वाला है। बिल्कुल, बेशक ये बड़ा अभियान होने वाला है विनोद जी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया, इसका सब लोग अपने अपने हिसाब से विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल साफ है बिहार वाले मामले से भी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केवल 15 लोगों का नाम दे दो ना, हम रोक लगा देंगे। हाँ, और उसके बाद पूरा 1 महीना दिया, एक नाम ये लोग लेकर नहीं आए। लेकिन नैरेटिव अभी भी जारी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लाल जी देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज का, चुनाव आयोग का, पब्लिक वोटर्स का, ये सब का एक मिला जुला एक भारतीय लोकतंत्र का एक स्तंभ है जी। पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना रोल है, उनकी भी अपनी एक भूमिका है। बिल्कुल। लेकिन एक डेमोक्रेसी में आप एक सिर्फ आरोप लगाएंगे और भाग जाने वाली स्थिति है जी। कि आप सिर्फ चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग जब आपको एफिडेविट देने की बात करता है तो आप भाग जाते हैं जी। तो ये आपके मंशा पे सवाल उठाता है। बेशक। तो आज चुनाव आयोग का जो ये ऐलान होने जा रहा है, मुझे लगता है कि इन्हीं सारी शिकायतों पे जब आप ये शिकायत करते हैं और जब एफिडेविट मांगा जाता है तो आप भाग जाते हैं। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग कम से कम देश में एक प्यूरिफाइड आप कह सकते हैं जी, एक वोटर लिस्ट लाने जा रहा है, जो शायद आने वाले कई पीढ़ी तक इसमें किसी की कोई शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन ये जो सवाल है ना विनोद जी, ये सवाल जो है सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पश्चिम बंगाल में सामने आ रहा है। उसको लेकर के अब हम बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाला है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर लगातार जो है वो रार दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग देश भर में कर रहा है एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत, तो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है एसआईआर, और वहां अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। राज्य में चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई। सत्ताधारी टीएमसी कर रही है एसआईआर प्रक्रिया का जबरदस्त विरोध। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग को खुली धमकी तक दे चुकी हैं। ममता बनर्जी अपने सांसदों और विधायकों को हिदायत दे चुकी हैं। और क्या हिदायत दी है कि पश्चिम बंगाल में एक भी वोट कटना नहीं चाहिए। लेकिन राज्य की करीब 45% आबादी का 2002 के एसआईआर से कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी संख्या में बाहर से आए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए थे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। तो सवाल यह है कि जो भारत के नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में होंगे क्यों? सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर पर सुनवाई करके इस प्रक्रिया को हरी झंडी दे चुका है। तो फिर टीएमसी और ममता बनर्जी को परेशानी क्या है? क्या ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में बनाए रखना चाहती हैं? जरा सुनिए ममता का क्या पक्ष है। वो उनका आरोप है कि बीजेपी हर क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव डाल रही है। এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এজেন্সিগুলোকে যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে, ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে, উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে। और वहीं भाजपा के नेता सुकांतो मजूमदार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है कि चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, जो भी नागरिक भारतीय हैं उनका नाम मतदाता सूची से कभी नहीं हटेगा। তাদের আপনি আশ্বস্ত করছি তারা ভারতীয় নাগরিক, যারা ভারতীয় নাগরিক সে হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক তার নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ যাবে না, সে গ্যারান্টি ভারতীয় জনতা পার্টি দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো মুসলিম এখানে চলে আসে তাহলে বলুন তো কিভাবে আমরা তাদেরকে এসআইআর এ রাখবো? রাখা উচিত কি? प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी प्रसेनजीत दा, ये जो रिपोर्ट आई है कि करीब 45%, मान लीजिए लगभग आधा ही हो गया, ये आए कहां से जब 2002 से इनका कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है? तो लालचंद, पहले तो ये आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले बंगाल की करीब 65 आईएएस और डब्ल्यूबीसीएस अफसर का तबादला करा दिया गया जी। ये समझने वाली बात है कि 4:15 पे
इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और करीब 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास बंगाल की 65 ब्यूरोक्रेट का तबादला करा दिया गया। मतलब आगे जाके ये अलग अलग जगह पर ये एसआईआर का काम करेंगे, अपने पुराने जगह पर एसआईआर का काम नहीं करेंगे और इनके ऊपर ईसीआई ने कोई दबाव नहीं डाल सकेंगे। ये दिमाग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लगाया और तबादला करा दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव खेल यहाँ पे खेला जा रहा है, ये समझना काफी जरूरी है। पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे दूसरी बात ये आपको समझना चाहिए कि अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि जितने सारे बीएलओ का अपॉइंटमेंट किया गया है वो सारे तृणमूल कांग्रेस की एक्टिव मेंबर है और हो भी सके कि इसमें 50% से भी ज्यादा जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, आइदर कॉन्ट्रैक्चुअल है नहीं तो कैजुअल स्टाफ है। ठीक है। अब आपकी जो सवाल है उसकी जवाब, ये जो 45% की लोगों की बात आप कह रहे हैं ये 40% कहां से है ये इलेक्शन कमीशन ढूंढ ना पाए, इसीलिए ना ममता बनर्जी का ये सारे खेल है कि अफसर का तबादला किया जाए और बीएलओ का ऐसे लोगों को बीएलओ की जगह पे पोजीशन दिया जाए। यानी ममता बनर्जी धमकी देने के बाद अब इस तरह की फील्डिंग पर उतर आई है। कमीशन का बात ना सुने, सरकार की बात सुने, ऐसा स्थिति है। मेरे ख्याल से आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी था। जी शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।